हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे सुपर टाइट के लिए सीटीपी बाल मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट 6। तो इससे पहले इसके 5 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है उसकी बताना है कि आईक्यू लेवल कितना होगा। तो प्रतिभाशाली बालक का अगर पूछा जाएगा तो वो होगा 140 से अधिक। पूर्व बाल्यावस्था से तात्पर्य क्या है। पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है, रचनात्मकता का विकास होता है, रुचि व योग्यता का भी विकास होता है और सहयोग व सहनशीलता के गुण का भी विकास होता है। तो पूर्व बाल्यावस्था की अगर विशेषताएं भी पूछी जाएंगी तो तीनों ही आएंगी, रचनात्मकता, रुचि व योग्यता का विकास और सहयोग व सहनशीलता के गुण का विकास। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक का मुख्य नियम है। बहुअनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, अभ्यास का नियम, सहचार्य परिवर्तन का नियम। तो हमने पढ़ा था कि थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम थे वो 3 थे और जो गौड़ या द्वितीयक नियम थे वो 5। तो इनमें से जो मुख्य नियम है ये क्या है, अभ्यास का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। जो विशिष्ट अधिगम विकलांगता होगी इसका उदाहरण बताना है, मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर या फिर ऑटिज्म। तो इसमें विशिष्ट अधिगम विकलांगता है तो ये नीचे वाली जो तीनों हैं ये तो हमारी हो जाएंगे पढ़ाई से रिलेटेड। तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन ए, मानसिक मंदता। प्रतिभाशाली बच्चे क्या करते हैं उसके बारे में सही बताना है। प्रतिभाशाली बच्चे अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते, ये हो जाएगा रॉन्ग। बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में असंभवतः अच्छा निष्पादन करते हैं। यह शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, ये भी गलत होगा। तो इसमें सही होगा कि मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में असंभवतः अच्छा निष्पादन करते हैं। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो ये कौन सी अवस्था से रिलेटेड है ये बताना है। मानसिक जो परिपक्वता मीन्स मैच्योरिटी जो आती है उसकी ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना, ये होता है किशोरावस्था में। क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन किस पर निर्भर करता है। जो क्रिया प्रसूत अनुकूलन था ये दिया था स्किनर ने, तो इसमें किस पर निर्भर करता है, उद्दीपक की प्रकृति पर या अनुक्रिया की प्रकृति पर। तो इसमें पुनर्बलन जो निर्भर करेगा वो अनुक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करेगा, ऑप्शन बी। किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही है। संगी साथियों के साथ रखा जाए, व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए, बाल कारागार में भेज दिया जाए या उपयुक्त सभी। तो इनमें से सभी चीज़ें हो सकती हैं, उन्हें सही संगत में रखा जाए तो भी उनमें सुधार लाया जा सकता है, और अगर कोई चिकित्सा की आवश्यकता वो दे सकते हैं, और अगर ज़्यादा ही अपराध है तो बाल कारागार में भेजा जा सकता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किस चीज़ का परिणाम होता है। तो जो बच्चों में भाषा का विकास है वो अनुकरण तथा पुनर्वलन का परिणाम होगा। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है। तो जो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत था वो किसका था, गैस्टोल्ड वादियों का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसके अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेशन किसने दी थी कि बालक का जो विकास होता है वो उसकी आनुवांशिक तथा वातावरण दोनों का गुणनफल होता है। तो ये परिभाषा दी थी वुडवर्थ ने। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने। इन्होंने जो अपना सिद्धांत था उस पर किसके ऊपर किया था, बिल्ली के ऊपर, और पावलोव ने किया था कुत्ते के ऊपर। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था मनोवैज्ञानिक बी.एफ. स्किनर ने। इस सिद्धांत के अनुसार एक ही क्रिया के बार बार करने से व्यक्ति में मैच्योरिटी आ जाती है, और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो चूहा और बिल्ली पर किया था। लेकिन जो मेन चूहे और बिल्ली दोनों पर किया था, लेकिन अगर मेन पूछा जाएगा किस पर किया था तो आएगा चूहे पर। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ये गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। इसमें हमारा सही होगा कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर जाना चाहिए। शिक्षण तकनीक पर,
या शारीरिक क्षमता पर, वैयक्तिक भिन्नता पर, या पारिवारिक स्थिति। तो जो सबसे ज़्यादा ध्यान जाना चाहिए वो बालकों की वैयक्तिक भिन्नता पर जाना चाहिए, क्योंकि सभी बालकों में जो बुद्धि क्षमता का स्तर होता है वो अलग अलग होता है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? तो सीखने का जो सबसे सही अर्थ होता है वो होता है किसी के व्यवहार में परिवर्तन करना। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यवहार में परिमार्जन। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करना। जैसे हमने कोई चीज़ सीखी है तो उसका किसी और सिचुएशन में यूज़ करना कहलाता है सीखने का स्थानांतरण करना। ये 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था अब उसमें स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को स्वतंत्रता देता है? तो जो अधिगमकर्ता है सीखने वाला, उसे जो स्वतंत्रता मिलेगी वो किससे मिलेगी? कौन सा वाद पूछा है? तो ये आएगा सृजनशीलता वाद, क्योंकि इसमें अपने नए विचारों या रचनाओं को पैदा करने या उन्हें खोजने का पूरा अवसर दिया जाता है। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का जो प्रबंध है वो कैसा होना चाहिए? तो इसीलिए इसमें समावेशी शिक्षा का आएगा, किसी भी टाइप का बच्चा हो लेकिन सभी को एक साथ ही शिक्षा मिलनी चाहिए। तो आंसर होगा दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? विचारों में सृजनात्मकता होती है, वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। दूसरों के साथ लड़ना, ये गलत होगा। अभिव्यक्ति में अनूठापन होता है कि कुछ अलग कर देते हैं, और कौतूहल भी। तो आंसर ऑप्शन 2, दूसरों के साथ लड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? तो उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समस्याओं पर। विकास कभी भी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो विकास के अलग अलग सिद्धांत होते हैं, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतर का। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि ये जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। तो ये सिद्धांत होगा निरंतरता का सिद्धांत। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन नहीं होगा, ना ही केवल गर्भावस्थाओं की। इसमें आएगा जो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन बाल विकास में आता है। प्रयत्न और भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रयत्न और भूल विधि का जो सिद्धांत था ये दिया था थॉर्नडाइक ने। इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था, लेकिन इसमें पूछा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो इसमें होगा प्रयत्न करना, क्योंकि थॉर्नडाइक के सिद्धांत में बिल्ली का भोजन जो है उसका उद्दीपक था, और उद्दीपक के कारण उसमें प्रतिक्रिया स्टार्ट हो रही थी, और बिल्ली उसने अनेक बार बाहर निकलने का प्रयत्न किया था, जिसकी वजह से लास्ट में वो सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था। तो आंसर यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी, प्रयत्न। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है ये जर्मनी के गेस्टोल्ड वादियों ने दिया था। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से, शैशवावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से। तो सिर्फ मानसिक विकास को समझने के लिए जो विकास है वो प्रसव के 4 महीने पहले ही शुरू हो जाता है, जिसके उसके भी 3 स्टेज होते हैं, एक तो कीटाणु मंच, भ्रूण अवस्था या भ्रूण चरण। तो इसीलिए यहाँ पर आएगा प्रसव पूर्व अवस्था से, या ऑप्शन होता भ्रूण अवस्था, तो वो भी आंसर होता। नेक्स्ट है, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः निर्भर करता है उसके माता पिता पर, इसीलिए माता पिता को बालक का प्रथम शिक्षक कहा जाता है। पावलोव ने अपने क्लासिकल अनुबंधन में निम्नलिखित में से किस पर प्रयोग किए थे? तो पावलोव ने क्लासिकल अनुबंधन में प्रयोग किया था कुत्ते पर। अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अभी जो ऑप्शन था उसमें प्रयत्न था, तो यहाँ पर तो प्रयत्न नहीं दे रखा, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा आएगा प्रेरणा, ऑप्शन बी। आंशिक दृष्टि दोष युक्त बालक का व्यवहार कैसा होता है? वह पुस्तकों को आंखों के निकट लाकर पढ़ता है, वह शिक्षक से अक्षर स्पष्ट ना दिखने की भी शिकायत करता है, श्यामपट्ट पर लिखे हुए को नोटबुक पर नहीं उतार पाता है। तो ये सभी आंशिक दृष्टि बाधित बच्चे के लक्षण होते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। श्रवण हाथ से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस
से सबसे मुख्य कुंठा का सामना करते हैं। दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता होगी। दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक को पढ़ने की अक्षमता या खेलकूद में भागीदारिता निभाने की अक्षमता। तो यहाँ पर पूछा है जो श्रवण हाथ से ग्रसित बच्चा होगा सबसे ज़्यादा उसे दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन ए। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव तथा तनाव का काल कहा गया है? तो तनाव और दबाव का काल कहा गया है किशोरावस्था को। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे से परिभाषित हम कर सकते हैं विद्यालय एवं कक्षा के पर्यावरण में। अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार क्या है? लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा होना। कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग निम्नलिखित में से किस पर किया था? तो कोहलर ने सूच का सिद्धांत दिया था जो कि उसने प्रयोग किया था चिंपैंजी पर और उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की? तो यहाँ पर 4 अवस्थाएं दी हैं। तो 4 अवस्थाएं जो थी वो दी थी जीन पियाजे ने। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, यह क्रमबद्ध है और निरंतर होता है। विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो इसमें हमारा ये भी ठीक है कि विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, क्रमबद्ध भी होता है, निरंतर भी होता है, लेकिन विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो ये होगा गेस्टल्ट वाद। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु सबसे अच्छा जो स्थान होगा, तो संज्ञानात्मक विकास का पूछा है तो आएगा विद्यालय व कक्षा का वातावरण। अगर शारीरिक विकास का पूछेंगे तो आ जाएगा खेल का मैदान। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो जो पियाजे ने अपना सिद्धांत भी दिया था तो वो संज्ञानात्मक विकास के लिए दिया था, जिसकी 4 स्टेज होती हैं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो थॉर्नडाइक का जो प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत था यह आता है व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत। आंखों के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो जो आंखों का रंग है वो वातावरण, आनुवांशिकता, हार्मोन या फिर समाज। आंखों का रंग हमारी आनुवांशिकता के अकॉर्डिंग होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसी एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? अनुकरण, स्कूल का बस्ता, अभिप्रेरणा, पुरस्कार। तो स्कूल के बस्ते से शिशु के अधिगम को कोई सहायता नहीं मिलती। विकास शुरू होता है, तो विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसे सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। तो यह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है? तो अगर वो खुद से कठिन परिश्रम करता है तो वह आंतरिक रूप से इंटरनली अभिप्रेरित है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा अन्य चीजों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो जब कोई भी इंसान एक दूसरे से भिन्न होगा तो उसको बोला जाएगा वैयक्तिक भिन्नता। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि वैयक्तिक भिन्नता के अंतर्गत संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है? तो यह कहा था BF स्किनर ने। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति या चिंतन पैटर्न। तो जो हेरिडिटी से रिलेटेड होगा आनुवांशिकता से, वो आएगा हमारा आंखों का रंग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।